देखो बेटा, लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था एक रूपांतरित सिद्धांत के जैव रासायनिक गुण। यानी जो रूपांतरण सिद्धांत ग्रिफिथ ने दिया था, उसने वो ये नहीं बता पाया कि जो रूपांतरित करने वाला कारक डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। इसे बोला जाता है कि रूपांतरित सिद्धांत जो है वो किनके कारण होता है। यानी कि जीवाणु में जो रूपांतरण है वो डीएनए करता है, आरएनए करता है, प्रोटीन करता है। उसे उसके जैव रासायनिक गुण या बायोकेमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसके लिए सबसे पहले तीन साइंटिस्ट थे, एब्री, मैक्लोइड, मैकॉर्टी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि इन्होंने जो चूहे थे, मृत चूहे, उनके ब्लड से डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड इनको निकाला। और इसके बेस पर इन्होंने सिद्ध किया कि डीएनए ही रूपांतरण करता है। इन साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है या डीएनए ही रूपांतरण करता है। लेकिन इन्होंने जो एक प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के समान काम करता है, इसको अनेक वैज्ञानिकों ने नहीं माना। इसलिए नेक्स्ट दो दो साइंटिस्ट है, हर्शे और चेज। इन्होंने भी रूपांतरित सिद्धांत के जैव रासायनिक गुण को समझाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। उसको प्रूव करने के लिए एक प्रयोग किया। उस एक्सपेरिमेंट को, हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट। बैक्टीरियोफेज प्रयोग या जीवाणु भोजी प्रयोग। अब किया क्या था हर्षे और चेज ने, एक वायरस होता है बैक्टीरियो, देखो बैक्टीरियोफेज के नाम में हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं जीवाणु भोजी। जीवाणु को खाने वाला वायरस या बैक्टीरिया को, फेज फेज मतलब होता है खाना, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को खाता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक तो बैक्टीरियोफेज वायरस लिया, जीवाणु भोजी वायरस को लिया था। साथ में इन्होंने लिए थे कोलाई जीवाणु, कोलाई बैक्टीरिया या जीवाणु। और इनको लेकर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसे बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट या बैक्टीरियोफेज प्रयोग के नाम से इसको जाना जाता है। बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट या बैक्टीरियोफेज प्रयोग इसको कहते हैं। और बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर को यदि हम देखें तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह का, एक वायरस होता है, ये इसका हेड वाला पार्ट है वायरस का, ये हेड पार्ट। तो इसका नेक वाला पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक, और नीचे इसके पाया जाता है टेल रीजन या पूंछ वाला पार्ट। और टेल रीजन में इस तरह के फिलामेंट होते हैं जिन्हें टेल फिलामेंट बोलेंगे। इन टेल फिलामेंट की हेल्प से ये जो है इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर जाकर अटैच होता है। ये इसका हेड वाला पार्ट बैक्टीरियोफेज वायरस का हेड पार्ट है। ये नेक है, इसके नीचे ये जो पार्ट पाया जा रहा है टेल। जो हेड वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, इस हेड वाले पार्ट के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसको बोलेंगे हम डीएनए। यहाँ पर इस बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल होगा, इस जेनेटिक मटेरियल को बोलते हैं डीएनए। इसके अंदर जो पाया जा रहा है वो जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? डीएनए। डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, डीएस डीएनए। डबल स्ट्रैंड डीएनए का मतलब है जिसके अंदर डीएनए के दो स्ट्रैंड या दो रज्जु इसके अंदर पाए जा रहे हैं। तो मेनली हम बात करें तो इसके अंदर हेड वाला जो पार्ट है उसमें एक डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए के चारों ओर एक कवरिंग हमें दिखाई दे रही है, कवरिंग हमको दिख रही है। ये जो है प्रोटीन से बना हुआ एनवलप होता है और इसे बोलते हैं कैप्सिड। यानी डीएनए के चारों ओर जो ये एनवलप हमें दिखाई दे रहा है, ये एनवलप प्रोटीन से बना हुआ है। और जो प्रोटीन से बना हुआ एनवलप है, इस एनवलप को कैप्सिड के नाम से जाना जाता है। तो जो एनवलप है, इस एनवलप को बोलेंगे हम कैप्सिड। तो सिर वाले भाग में या हेड वाले पार्ट में दो स्ट्रक्चर पाई जा रही है। फर्स्ट डबल स्ट्रैंड डीएनए,
और सेकेंड, इस डीएनए को चारों तरफ से कवर किया हुआ कैप्सिड पाया जा रहा है। कैप्सिड का फॉर्मेशन किससे होगा? प्रोटीन से। अब डीएनए की स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, जो डीएनए है उसमें एक ग्रुप पाया जाता है फॉस्फेट। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी डीएनए की, उसमें हमने पढ़ा था फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप में क्या प्रेजेंट है? फास्फोरस। प्रोटीन जो होता है, कैप्सिड जो एनवलप है वो बना हुआ है प्रोटीन से। तो प्रोटीन जो एनवलप है, प्रोटीन बना हुआ होता है अमीनो एसिड से, अमीनो अम्लों से। और अमीनो अम्लों में क्या पाया जाता है? सल्फर। सिंपल सा यार, ध्यान ही रखना है, डीएनए में फास्फोरस प्रेजेंट होता है, प्रोटीन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सल्फर प्रेजेंट होता है। अब ये जो वायरस है ये क्या करता है, जब किसी बैक्टीरिया पर अटैच होगा या बैक्टीरिया पर आक्रमण करेगा, बैक्टीरिया को खाएगा, तो ये क्या करेगा? ये वायरस है, मान लें ये बैक्टीरिया है, ये इसने एक बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया, तो ये अपने जो ये फिलामेंट है, टेल फिलामेंट की हेल्प से इसके साथ जाकर अटैच होगा, इसकी सरफेस पर जुड़ेगा। ये है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सरफेस पर अटैच हुआ। इस सरफेस पर अटैच होने के बाद ये अपना जो डीएनए है, इस डीएनए को इसके अंदर एंटर करा देता है, बैक्टीरिया के अंदर एंटर कराया। इस तरह से फंक्शन करता है, जैसे बैक्टीरिया है उसकी सरफेस पर जाकर चिपकेगा, उसकी सरफेस पर जाकर अटैच होगा, और फिर अपने डीएनए को बैक्टीरिया की सेल के अंदर ये एंटर करा देगा। इसका डीएनए बैक्टीरिया की सेल में जाकर बैक्टीरिया का जो डीएनए है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है, माना हमने ये बैक्टीरिया का डीएनए है, इस बैक्टीरिया के डीएनए पर कंट्रोल करता है। और अपने अकॉर्डिंग, यानी जो ये डीएनए आया है बैक्टीरियोफेज का, ये डीएनए अपने अकॉर्डिंग बैक्टीरिया के डीएनए से प्रोटीन का और किसका फॉर्मेशन कराएगा? डीएनए। यानी बैक्टीरिया की सेल में जाकर ये बैक्टीरिया की सेल के डीएनए को कंट्रोल में ले लेता है, अपने अनुसार प्रोटीन का और डीएनए का ये फॉर्मेशन कराएगा। तो ये इसके काम करने का तरीका होता है, टेक्निक होती है, इस तरह से फंक्शन या फिर वर्क करता है। अब हर्षे और चेज ने क्या किया? सबसे पहले तो जो बैक्टीरियोफेज है उसके कुछ टाइप्स होते हैं, वो मैंने पहले भी बताया था तुमको, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7। यानी इसके जो टाइप हैं बैक्टीरियोफेज के, ये होते हैं T1 से लेकर T7 तक। और हर्शे और चेज ने जिस बैक्टीरियोफेज का यूज किया वो था T2 बैक्टीरियोफेज। हर्शे और चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में जिस बैक्टीरियोफेज का यूज किया था उसका नाम क्या था? T2 बैक्टीरियोफेज। इन्होंने T2 जीवाणु भोजी पर या बैक्टीरियोफेज पर एक्सपेरिमेंट किए या प्रयोग किए। इन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में? T2 जो बैक्टीरियोफेज है, T2 बैक्टीरियोफेज, इन T2 जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज को इन्होंने ऐसे कल्चर मीडियम पर ग्रो किया जिनमें सल्फर 35 और P32 प्रेजेंट, यानी दो तरह के कल्चर मीडियम में इन्होंने इसको उगाया। कल्चर मीडियम को हम बोलते हैं संवर्धन माध्यम। संवर्धन माध्यम समझने के लिए हमने उसको नाम दे दिया ए, और दूसरा कल्चर मीडियम या संवर्धन माध्यम कौन सा है? बी। यानी दो तरह के कल्चर मीडियम लिए लैब में। संवर्धन माध्यम या कल्चर मीडियम ऐसा मीडियम होता है जिसमें बैक्टीरिया फेज या बैक्टीरियोफेज को डाला जाता है, जीवाणु भोजी को, तो वो उससे न्यूट्रिशन लेगा, पोषण लेगा और अपनी संख्या को बढ़ाएगा। उस मीडियम को बोला जाता है कल्चर मीडियम या संवर्धन माध्यम। तो हर्षे और चेज ने T2 बैक्टीरियोफेज को दो तरह के कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो किया। इन कल्चर मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक क्या था? इनमें एक तो रेडियो एक्टिव सल्फर, एक कल्चर मीडियम में तो क्या थी? रेडियो एक्टिव सल्फर। और उसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं
S35 से, रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट थी S35, और एक में रेडियो एक्टिव फास्फोरस प्रेजेंट। रेडियो एक्टिव फास्फोरस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं P32। एक एक तो S35 का यूज किया इन्होंने कल्चर मीडियम में, और एक P32 का यूज किया। ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, एक सल्फर का है और एक किसका होता है, फास्फोरस का। कुछ बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ तो इन्होंने कल्चर मीडियम ए में कराई, कुछ टी2 जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ इन्होंने कल्चर मीडियम किसमें कराई, बी। अब यहाँ ध्यान ये रखना है हमें, जो सल्फर है अभी मैंने आगे बताया है प्रोटीन के अंदर, तो उसमें जो प्रोटीन वाला हिस्सा है उसमें तो क्या पाई जाती है, सल्फर। डीएनए वाले हिस्से में क्या पाई जा रही है, फास्फोरस। इसमें जो सल्फर 35 है ये प्रोटीन वाले हिस्से का, प्रोटीन का हिस्सा है। P32 जो है, फास्फोरस 32 जो है, वो किसका हिस्सा होता है, डीएनए का हिस्सा होता है। तो सल्फर जो है प्रोटीन से रिलेटेड है, फास्फोरस जो है वो किससे रिलेटेड है, डीएनए से इसके अंदर रिलेटेड हो। अब इसमें क्या होगा, कुछ जीवाणु भोजियों की तो किसके अंदर ग्रोथ कराई, कल्चर मीडियम ए में, जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर थी और नॉर्मल फास्फोरस थी। कुछ जीवाणु भोजीय बैक्टीरियोफेज की कल्चर मीडियम बी के अंदर ग्रोथ कराई, जिनमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस P32 प्रेजेंट थी, P32 उसके अंदर प्रेजेंट थी। जब इसके अंदर ग्रोथ कराया तो कल्चर मीडियम ए के अंदर, यानी इस वाले मीडियम के अंदर जिन बैक्टीरियोफेज को उन्होंने ग्रो किया था, कल्चर मीडियम ए, कल्चर मीडियम ए के अंदर जो नए बैक्टीरियोफेज बने, कल्चर मीडियम ए में नए क्या बने, बैक्टीरियोफेज। नए जो बैक्टीरियोफेज बने, इन नए बैक्टीरियोफेज में, ये न्यू नए बनने वाले बैक्टीरियोफेज, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये कल्चर मीडियम था, इस कल्चर मीडियम में जो सल्फर प्रेजेंट थी वो कौन सी थी, S35। यहाँ एक बैक्टीरियोफेज को डाला हमने, ये बैक्टीरियोफेज डाले हमने दो चार ऐसे, तो ये ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ करेंगे तो नए क्या बनेंगे, इसमें बैक्टीरियोफेज, जैसे दो डाले तो इनके अंदर ग्रोथ हुई, डिवाइडेशन हुआ, डिवाइड किए ये, और डिवाइड करने पर इनमें नए ये क्या बने, बैक्टीरियोफेज। ये नए बनने वाले बैक्टीरियोफेज संवर्धन माध्यम से कल्चर मीडियम से न्यूट्रिशन लेंगे और नए बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन होगा। तो इसके अंदर इन्होंने क्या देखा, जो नए बैक्टीरियोफेज बने हैं, ये नए बनने वाले बैक्टीरियोफेज में, नए बनने वाले बैक्टीरियोफेज में रेडियो एक्टिवता, नए बन जो बन रेडियो एक्टिवता जो है नए बनने वाले ए कल्चर मीडियम के अंदर जो नए बैक्टीरियोफेज प्रेजेंट हैं, उनके अंदर रेडियो एक्टिव S35 प्रेजेंट थी। कल्चर मीडियम ए में क्या था, S35। तो नए जो बैक्टीरियोफेज बने, तो उनके अंदर उन्होंने क्या देखा कि रेडियो एक्टिव S35 प्रेजेंट थी। कल्चर मीडियम बी में जो नए बैक्टीरियोफेज बने, उनके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट थी, जिसको अपन बोल सकते हैं P30। यानी ए के अंदर जो बैक्टीरियोफेज बने, उनमें रेडियो एक्टिव S35 प्रेजेंट था, और बी के अंदर जो बने उनके अंदर क्या प्रेजेंट था, रेडियो एक्टिव P32 या रेडियो एक्टिव फास्फोरस उनके अंदर प्रेजेंट था। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये देखा। इसके बाद ये जो दो तरह के बैक्टीरियोफेज हमारे पास मिले हैं, कल्चर मीडियम ए वाले और कल्चर मीडियम बी वाले, इनसे दो अलग अलग बीकरों में सामान्य जीवाणुओं को संक्रमित कराया। तो एक बीकर ये लिया देखो, एक बीकर, ये सेकेंड बीकर। अब इनके अंदर नॉर्मल इकोलाई जीवाणु है, ये है इकोलाई बैक्टीरिया,
तो जो ये बने हैं ऊपर, इन नए बनने वाले बैक्टीरियोफेज से तो अलग अलग बीकर में सामान्य जीवाणुओं को संक्रमित कराया। अब जैसे ये दो बीकर ले लिए हमने, इसके अंदर इन्होंने क्या छोड़ा, ये जो नए बैक्टीरियोफेज बने हैं इनको इनके अंदर डाल दिए। इन बीकरों में इन्होंने जो बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजियों को इनके अंदर एंटर करा दिए। नए बने उनको एंटर कराया, ध्यान में रखना। नॉर्मल समझने के लिए रख लिया हमने डायग्राम बना। इनको इसके अंदर इन्होंने क्या करा दिया, इसके अंदर इन्होंने इसको एंटर कराया, वही बैक्टीरियोफेज। और बाकी इसके अंदर कौन सा मीडियम भरा हुआ था, कल्चर मीडियम, नॉर्मल कल्चर मीडियम के अंदर ये इनको डाल दिया। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या करेंगे, कल्चर मीडियम से न्यूट्रिशन लेंगे, इकोलाई बैक्टीरिया पर अटैक करेंगे, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे और नए बैक्टीरियोफेज को या नए जीवाणु भोजियों को इनके अंदर वो बनाएंगे। तो ये बैक्टीरियोफेज हैं, ये जो हमने बनाए हैं, ये बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी वायरस हैं। ये वाले जो हैं ये कौन से बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया है। ई कोलाई जीवाणु है या क्या पाए जा रहे हैं इसके अंदर, ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं। तो इन्होंने जब इनको इसके अंदर डाला बैक्टीरियोफेज को, इस मीडियम में एक बीकर में और दूसरे बीकर के अंदर डाला, तो इनसे नए जीवाणु भोजी बने। उन नए जीवाणु भोजी को हम बोलते हैं पुत्री बैक्टीरियोफेज, पुत्री जीवाणु भोजी या पुत्री बैक्टीरियोफेज उनको बोला जाता है। ये जो नए बनते हैं ना उनको डॉटर बैक्टीरियोफेज या फिर हम क्या बोल सकते हैं, पुत्री जीवाणु भोजी के नाम से इनको जाना जाता है। अब जब इन पुत्री बैक्टीरियोफेज को देखा गया, जब ये डॉटर या नए जो है, पुत्री बैक्टीरियोफेज का मतलब याद रखना है नए बनने वाले बैक्टीरियोफेज। नए जो डॉटर बने, पुराने वाले ये संवर्धन माध्यम से न्यूट्रिशन लेंगे, इकोलाई सेल पर अटैक करेंगे, नए बैक्टीरियोफेज को बनाएंगे, उनको बोला हमने डॉटर बैक्टीरियोफेज या नए जीवाणु भोजी। इन पुत्री बैक्टीरियोफेज में जब रेडियो एक्टिवता को देखा गया, इनके अंदर जब रेडियो एक्टिवता की जांच की गई, तो यह पाया गया कि जिन जीवाणु भोजियों में, एक सेकंड रुकना है ना, हेलो, हाँ बोल, जल्दी बोल, क्लास चल रही है मेरी। अब्बा इनसे ही पूछ, अभी मेरी क्लास चल रही है बात। देखो जो नए जो जीवाणु भोजी बने या पुत्री बैक्टीरियोफेज बने, तो इनके अंदर इन्होंने किसको चेक किया, रेडियो एक्टिवता को चेक किया। रेडियो एक्टिवता की जब जांच की, तो इन्होंने देखा कि जिन जीवाणु भोजी में या जिन बैक्टीरियोफेज में रेडियो एक्टिव गंधक प्रेजेंट थी, जिन बैक्टीरियोफेज में रेडियो एक्टिव गंधक या इसको हम बोल सकते हैं S35 प्रेजेंट थी, उनके कैरेक्टर या उनके लक्षण या S35 या रेडियो एक्टिव सल्फर जो है वो पुत्री जीवाणु भोजियों में नहीं गई, वो पुत्री जीवाणु भोजियों में नहीं जाती, वो पुत्री जीवाणु भोजी में नहीं गई। और जिन बैक्टीरियोफेज में रेडियो एक्टिव फास्फोरस प्रेजेंट थी, जिनमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस यानी P32 प्रेजेंट थी, तो ये रेडियो एक्टिव फास्फोरस जो नए पुत्री बैक्टीरियोफेज बने हैं, जीवाणु भोजी बने हैं, उनके अंदर चली जाती है। यानी हमने दो कल्चर मीडियम लिए थे ना, यहाँ पर देखो ए और दूसरा क्या है बी। तो ये जो नए बैक्टीरियोफेज थे, इन बैक्टीरियोफेज में तो कौन सी प्रेजेंट थी, रेडियो एक्टिव सल्फर S35, तो ये ए वाले हैं। दूसरे वाले हमने लिए थे बी,
इन जीवाणु भोजियों में क्या प्रेजेंट थी, रेडियो एक्टिव P32। अब मान लो ए वाले को ग्रो कराया इन्होंने इसके अंदर, बी वाले को ग्रो किसके अंदर कराया, इसके अंदर। तो यहाँ पर जो इसमें नए जीवाणु भोजी बने, इन नए जीवाणु भोजियों में S35 एब्सेंट, जबकि जो पुराने जीवाणु भोजी थे उनके अंदर क्या प्रेजेंट थी, रेडियो एक्टिव S35। लेकिन नए जो जीवाणु भोजी बने उनमें S35 एब्सेंट थी। तो नए जीवाणु भोजियों, पुत्री जीवाणु भोजियों में सल्फर 35 एब्सेंट थी। लेकिन इस वाले के अंदर जो नए जीवाणु भोजी बने उनमें P32 प्रेजेंट थी, यानी रेडियो एक्टिव फास्फोरस इनके अंदर प्रेजेंट। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो सल्फर होती है या गंधक होती है वो बैक्टीरियोफेज में प्रोटीन आवरण बनाती है। सल्फर हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, ये बैक्टीरियोफेज है। इस बैक्टीरियोफेज में हेड वाले पार्ट में मैंने बताया था प्रोटीन, और क्या पाया जा रहा है, डीएनए। ये प्रोटीन की कवरिंग है कैप्सूल। प्रोटीन में तो क्या पाई जा रही है, सल्फर, और डीएनए में क्या पाई जा रही है, फास्फोरस। सल्फर क्यों नहीं गई उसका रीजन इन्होंने बताया कि जो गंधक होती है या सल्फर जो होती है वो क्या बनाती है, प्रोटीन आवरण का फॉर्मेशन करती है। और प्रोटीन आवरण जो बन रहा है वो जीवाणु कोशिका के बाहर रह जाता है। यानी जब बैक्टीरियोफेज जीवाणु कोशिका को संक्रमित करता है, अभी मैंने ऊपर बताया था, जब बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियोफेज जब किसी बैक्टीरिया सेल पर अटैक करता है, ये जैसे बैक्टीरिया की सेल है, और ये इसका क्या है, डीएनए। तो ऊपर हमने पढ़ा था ये अपने डीएनए को किसके अंदर एंटर कराता है, बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर कराता है। प्रोटीन की जो कवरिंग है वो कभी भी जीवाणु में नहीं आती। जीवाणु सेल है, बैक्टीरिया सेल है, इकोलाई जीवाणु है, ये क्या है, बैक्टीरियोफेज है, वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस जब बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो अपना केवल क्या भेजता है, डीएनए। ये इसका प्रोटीन आवरण क्या रहता है, बाहर। अब सल्फर किसके अंदर प्रेजेंट थी, इस प्रोटीन आवरण में। S35 प्रेजेंट थी प्रोटीन आवरण में, और प्रोटीन आवरण बैक्टीरिया में जाता ही नहीं है, इसलिए जो नए जीवाणु भोजी बने या पुत्री जीवाणु भोजी जो बने थे, पुत्री बैक्टीरियोफेज जो बने थे, उनमें S35 एब्सेंट थी। जबकि जिन जीवाणु भोजियों में रेडियो एक्टिव फास्फोरस थी, बी वाले के अंदर, ये जो बी वाले थे ना, बी बीकर के अंदर जो लिए, इनके अंदर क्या प्रेजेंट थी, रेडियो एक्टिव फास्फोरस। यानी इस वाले सॉल्यूशन में जिन जीवाणु भोजियों में रेडियो एक्टिव फास्फोरस प्रेजेंट थी, इनके अंदर जो नए बैक्टीरियोफेज बने या पुत्री बैक्टीरियोफेज बने, तो उसमें अपन ने उसमें देखा उनके डीएनए में क्या प्रेजेंट थी, ये तो ए बीकर वाले हो गए। पी के अंदर उन्होंने जो देखे नए जीवाणु भोजी या पुत्री जीवाणु भोजी, इसमें देखने पर उनको पता चला कि इनके अंदर P32 या रेडियो एक्टिव फास्फोरस जो था वो उपस्थित। अब P32 क्यों पाई गई इनके अंदर, क्योंकि फास्फोरस किसका एलिमेंट होता है, डीएनए का। P32 जो प्रेजेंट है वो किसमें, डीएनए में। और डीएनए ही बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया में जाता है, इसलिए नए जो जीवाणु भोजी बने उनके अंदर P32 तो पाई गई, S35 उनके अंदर नहीं पाई गई। तो इसके आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है या जो पदार्थ रूपांतरण करता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, यानी पुराने जीवाणु भोजी से पुत्री जीवाणु भोजी में जाता है, जीवाणु भोजी से पुत्री जीवाणु भोजी या पुत्री बैक्टीरियोफेज में जो पदार्थ जाता है उस पदार्थ का नाम क्या है, डीएनए। और इसके आधार पर इन्होंने सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, क्योंकि यदि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ होता, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता, तो क्या होता,
प्रोटीन जाता, लेकिन यहाँ गया कौन है? डीएनए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में डीएनए गया है। इसलिए इन्होंने सिद्ध किया इस एक्सपेरिमेंट से, इस प्रयोग से, कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट या हर्शे व चेज का प्रयोग। अब एक बार इसको फिर से समझ लो, क्या है, अर्ज इम्पोर्टेंट है, ढंग से एक बार याद कर लेना। अब देखो, रूपांतरित सिद्धांत के जो जैव रासायनिक गुण है, पहला हमने पढ़ा था, पहला तो जैव रासायनिक गुण क्या है? ग्रिफिथ ने ये बताया कि कोई फैक्टर है जो जीवाणु का रूपांतरण या मॉडिफिकेशन कर देता है, उसकी प्रभेद को चेंज कर देता है, लेकिन ये नहीं बता पाया कि वो फैक्टर होता क्या है। तो फैक्टर, रूपांतरित सिद्धांत को करने वाला कौन सा फैक्टर है? डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, ये इसके बारे में ग्रिफिथ नहीं बता पाए। इसको प्रूव करने के लिए पहले तीन साइंटिस्ट थे, एवरी, मैकलोड, मैकॉर्टी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन सबको निकाल कर उसके बेस पर सिद्ध किया डीएनए जेनेटिक मटेरियल। लेकिन अधिकांश वैज्ञानिकों ने इनके एक्सपेरिमेंट को नहीं माना। तो इसलिए हर्शे और चेज, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया हर्शे और चेज में। इन्होंने बैक्टीरियोफेज प्रयोग या जीवा बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें इन्होंने यूज लिया एक तो बैक्टीरियोफेज वायरस, और दूसरा कौन क्या यूज लिया? इकोलाई बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो जीवाणु को खाता है। इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होगी। ये कैप्सिड वाला जो पार्ट है, ये प्रोटीन से बना होता है, और अंदर अंदर इसके जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जा रहा है? डीएनए प्रेजेंट है। ये इसका जो हिस्सा है, ये किससे बना हुआ है? प्रोटीन। T1 से T7 तक होते हैं। T1, T2, T3, 4, 5, 6, 7, जिसमें से एक्सपेरिमेंट में यूज लिया गया T2 बैक्टीरियोफेज। डीएनए जो पाया जा रहा है उसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, सबको पता है। फॉस्फेट में क्या पाया जा रहा है? फास्फोरस। प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड में क्या पाया जाता है? सल्फर प्रेजेंट होगा। जब T2 बैक्टीरियोफेज को इन्होंने दो तरह के कल्चर मीडियम में ग्रो किया। पहले कल्चर मीडियम में तो क्या था? S35 रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट थी। इस कल्चर मीडियम में जो नए बैक्टीरियोफेज बनेंगे उनमें रेडियो एक्टिव S35 मिलेगी। दूसरे कल्चर मीडियम बी में रेडियो एक्टिव P32 प्रेजेंट थी। तो बी में जो नए बैक्टीरियोफेज बनेंगे उनमें क्या प्रेजेंट होगी? रेडियो एक्टिव P32 या रेडियो एक्टिव फास्फोरस प्रेजेंट होगी। ये बना लिए। इसके बाद जो दो तरह के नए बैक्टीरियोफेज बने हैं उन्हें दो बीकर, ये दो बीकर लिए, इन्हें इससे मान लिया हमने एक्स और वाई। दो बीकर लिए, एक में डाल दिए ए वाले, ए में जो बैक्टीरियोफेज बने थे वो, दूसरे के अंदर किसको डाल दिया? बी वाले। जब इन जीवाणु भोजियों से नए बैक्टीरियोफेज बने या पुत्री बैक्टीरियोफेज बने, तो उनकी रेडियो एक्टिवता की जांच की गई। तो इन्होंने देखा कि ए वाले के अंदर, इस वाले के अंदर जो नए जीवाणु भोजी बने हैं उनमें रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट नहीं है, जबकि बी वाले में जो नए जीवाणु भोजी बने हैं उनमें रेडियो एक्टिव P32 क्या है? प्रेजेंट है। अब इसका रीजन उन्होंने क्या बताया? जो रेडियो एक्टिव फास्ट सल्फर थी, वो रेडियो एक्टिव सल्फर किसके अंदर प्रेजेंट थी? प्रोटीन आवरण में। ये इसका प्रोटीन आवरण है, कैप्सिड है, उसमें प्रेजेंट थी। जबकि रेडियो एक्टिव P32 किसके अंदर प्रेजेंट थी? डीएनए में। तो प्रोटीन जीवाणु भोजी से पुत्री जीवाणु भोजी में नहीं जाता है, इसलिए पुत्री जीवाणु भोजी में S35 नहीं मिली। जबकि डीएनए जीवाणु भोजी से पुत्री जीवाणु भोजी में, डॉटर बैक्टीरियोफेज में जाता है, इसलिए नए जीवाणु भोजियों के अंदर हमको क्या मिली? P32 या रेडियोएक्टिव फास्फोरस मिली। तो इसके बेस पर उन्होंने सिद्ध किया कि डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, जबकि प्रोटीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाता है। तो जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ जो है वो कौन सा होता है? डीएनए। इस एक्सपेरिमेंट को हम हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट या बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो इसके बाद पूरी तरह से प्रूव हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ऑर्गेनिज्म में अधिकांश में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। इसके बाद जो आनुवांशिक पदार्थ है, और ऊपर एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? भी अधिकांश जंतुओं और पादप के अंदर डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। ऊपर वाले जो एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि अधिकांश जंतु व
पादप में आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। जनरली ज्यादातर जंतु और पादप में जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए। लेकिन कुछ वायरस ऐसे हैं जिनके अंदर आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में मिलेगा। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कुछ वायरस होते हैं जिनके अंदर डीएनए पाया ही नहीं जाता है। जिनमें डीएनए नहीं मिलेगा उनमें आरएनए किसका काम करेगा? आनुवांशिक पदार्थ का। इसके अंदर देखो कौन कौन से वायरस है। एक तो एग्जांपल है टीएमबी। टीएमबी का फुल फॉर्म है टोबैको मोजेक वायरस या तंबाकू मोजेक वायरस। ये ऐसा वायरस है जो तंबाकू के पौधे के अंदर मोजेक डिजीज प्रोड्यूस करता है। तंबाकू की लीफ को धब्बेदार बना देता है। वो वायरस है जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। एक वायरस होता है थीटा बैक्टीरियोफेज। थीटा बी बैक्टीरियोफेज भी बोल सकते हैं या थीटा बैक्टीरियोफेज बोला जाता है। थीटा बी बैक्टीरियोफेज। इसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। इन दोनों में, इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जा रहा है? आरएनए। दो एग्जाम्पल और पढ़े थे हमने, वो देखना कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। नहीं चलेगा तो कल बताऊंगा कि और कौन से वायरस है जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए पाया जा रहा है। टीएमबी के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। थीटा या बी बोल सकते हैं, बी बैक्टीरियोफेज के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है या आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या होता है? आरएनए पाया जा रहा है। लेकिन अधिकांश जंतु और पौधों के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा होता है? डीएनए होता है। अब किसी भी पदार्थ को यदि आनुवांशिक पदार्थ का काम करना है तो थोड़ा सा हम आनुवांशिक पदार्थ के गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं। कोई भी, जैसे इसको हम बोल सकते हैं, हेडिंग हमारी अब है आनुवांशिक पदार्थ के गुण। आनुवांशिक प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है ना। अब कोई भी पदार्थ जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम कर रहा है उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है। यानी ऐसा कोई सा भी मटेरियल, ऐसा कोई सा भी पदार्थ जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज का होना या कुछ गुणों का होना जरूरी होता है। सबसे पहला गुण तो वह रेप्लिकेशन कर सकता हो। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो क्या होती है कि उसके अंदर क्या हो सकता हो? रेप्लिकेशन कर सकता हो। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी कि कोई भी जेनेटिक मेटेरियल केवल वही पदार्थ आनुवांशिक पदार्थ के रूप में वर्क कर पाएगा या काम कर पाएगा जो रेप्लिकेशन कर सकता हो। फर्स्ट आनुवांशिक पदार्थ की क्वालिटी है वह प्रतिकृति। इसी को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। अपना जैसा ही मॉलिक्यूल बनाना, वह प्रतिकृति कर सकता हो। यानी ऐसा पदार्थ ही आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम कर सकेगा जो प्रतिकृति कर सकता हो। अब ये जो क्वालिटी है रेप्लिकेशन करने की, डीएनए में भी पाई जाती है और आरएनए में भी पाई जाती है। यानी दोनों के अंदर प्रेजेंट है। डीएनए आर अपने समान डीएनए बना सकता है, आरएनए भी अपने समान क्या बना लेता है? आरएनए को बना लेता है। प्रोटीन ये काम नहीं कर सकता है, तो प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं हो सकता है। सेकंड, वह रासायनिक और संरचनात्मक रूप से स्थिर हो। यानी आनुवांशिक पदार्थ रासायनिक व संरचनात्मक, रासायनिक व संरचनात्मक रूप से स्थिर होना चाहिए। यानी केमिकली वो स्टेबल हो, स्ट्रक्चरली वो स्टेबल हो। तो यहाँ पर डीएनए और आरएनए में कंपैरिजन करें तो डीएनए जो है वो आरएनए की तुलना में
रासायनिक और संरचनात्मक दोनों रूपों में ही क्या होता है, स्थिर होता है या स्टेबल होता है। ज्यादा जो स्टेबल मॉलिक्यूल है डीएनए आरएनए में से वो कौन सा होता है, डीएनए। डीएनए और आरएनए में रासायनिक और संरचनात्मक रूप से स्थिर, केमिकली और स्ट्रक्चरली रूप से जो स्टेबल मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, डीएनए है। तीसरा, जो जेनेटिक मटेरियल है उस मटेरियल के अंदर म्यूटेशन हो सकता हो, यानी जेनेटिक मटेरियल में या आनुवांशिक पदार्थ में म्यूटेशन या उत्परिवर्तन हो सकता हो। अब म्यूटेशन क्यों हो सकता हो, क्या रीजन है, क्योंकि म्यूटेशन के कारण ही इवोल्यूशन होता है। जब उत्परिवर्तन होता है जीवों में तो नए नए लक्षण विकसित होते हैं और जीवों का विकास होता है या इवोल्यूशन होता है। तो आनुवांशिक पदार्थ में उत्परिवर्तित होने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि उत्परिवर्तन के कारण ही जीवों का इवोल्यूशन होगा या विकास होगा। अब डीएनए और आरएनए दोनों में ही म्यूटेशन हो सकता है। ये जो प्रोसेस है डीएनए में भी हो सकती है और किस में भी हो सकती है, आरएनए में भी। यानी दोनों के अंदर ये पॉसिबिलिटी है, डीएनए में भी उत्परिवर्तन हो सकता है और आरएनए में भी उत्परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट, जो जेनेटिक मटेरियल है वह मेंडेलियन कैरेक्टर के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है। सिंपल हम बोले, वह अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता हो, एक्सप्रेस कर सकता हो। यानी एक जनरेशन